together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu Takiduro FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Nakaduro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Nakaduro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu Nakaduro FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Earth Talks. दोस्तों आदाब. अर्थ टॉक के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आपका मेज़बान उबैद और आज हम बात करेंगे कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में. और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मकदम है. थैंक यू. प्रोग्राम को शुरू करने से कबल मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको तफसील दे दूँ. ज़मीन जब बनी थी उस वक्त इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था. इसे ठंडा होने में कई साल लग गए दोस्तों. बाद में इंसान का वजूद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कारखाने यानी इंडस्ट्रीज़ कई सारी जो हैं वो शुरू हुई. इंसान की बढ़ती हुई ज़रूरतों के मुताबिक कई तरह के इंडस्ट्रीज शुरू हुए, जिसके साथ साथ आलूदगी भी बढ़ने लगी दोस्तों. आलूदगी में इस तेज़ी से इजाफा हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि कब इतनी आलूदगी हो गई, यानी पॉल्यूशन. बढ़ती हुई तफीश की वजह से हयाती तनव्वो यानी बायोडाइवर्सिटी को शदीद नुकसान हुआ दोस्तों. बर्फीले तोदे जो हैं, जो बर्फीले चट्टाने हैं, वो पिघलने लगे और समंदर की सतह में इजाफा हुआ. मौसम की इस तब्दीली के बाइस शदीद गर्मी, गैर मामूली बारिशें, सैलाब और तूफ़ान जैसे हालात पैदा हो गए, जिनकी वजह से हर साल हज़ारों जानों का नुकसान हो रहा है. क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, बल्कि बहुत सारे पौधे, जानवर तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं. ख़ास तौर पर कोरल और कोरल रीफ्स को नुकसान हो रहा है. समंदर के नीचे की ज़िंदगी भी इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से शदीद मुतासिर हो रही है. आज इन्हीं सब मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर से हम बात करेंगे इन बढ़ते हुए माहौलियाती तब्दीली के बारे में. सर से हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, ख़ास तौर पर कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में, ये क्या होते हैं और इससे जो टेम्परेचर बदल रहा है उससे इन पर क्या असर हो रहा है. इन सब मौजू पर हम बात करेंगे. और सर आपका दोबारा से मैं इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करना चाहूँगा. शुक्रिया. सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये पूछ चाहूँगा कि अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा कब हुआ और कैसे इतना ज़्यादा इजाफा हो गया अर्थ के टेम्परेचर में? जी हाँ, देखिए उबैद भाई, आपका जो इब्तिदाई सवाल जो है किस तरह से टेम्परेचर में जी इजाफा हुआ है, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में खुद ही बताया कि जब अर्थ फॉर्म हुआ तो टेम्परेचर कई सारे गैसेस की वजह से फॉर्म हुआ था और उस वक्त बहुत टेम्परेचर हुआ करता था. जी. मतलब कई हज़ारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ करता था. तो ज़मीन जो है ठंडे होने के लिए कई साल लग गए. अच्छा. उसके बाद पानी और नहरें, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे से प्लांट्स, एनिमल्स का इर्तिका होने लगा. कई मिलियन ईयर्स की पुरानी बात है ये. जी. तो उसके बाद पहले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे से कम होने लगा
और कम होने के बाद -डिग्री सेल्सियस में भी रहा, लेकिन बाद में जो है इंसान का जब वजूद हुआ तो धीरे धीरे से टेम्परेचर बढ़ता गया। अब इस पहलू को हमें समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल दौर के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है 1750 और 1850 के दरमियानी दौर जो है, ये दरमियानी दौर प्री इंडस्ट्रियल एरा कहते हैं। और 1970 के बाद, यानी आज़ादी के बाद 1970 के बाद का दौर है इंडस्ट्रियल दौर। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी कई सारे कारखाने बनने लगे। अब नए नए जब कारखाने बनने लगे, कारखाने चलने के लिए जो है ईंधन का इस्तेमाल होने लगा, यानी कारखाने चलने के लिए कोल का इस्तेमाल, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, ऑयल्स का इस्तेमाल होने लगा। जब फॉसिल फ्यूल और ऑयल्स का इस्तेमाल होने लगा तो धीरे धीरे से एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने लगा, यानी इन जो ऑयल्स हैं और कोल फॉसिल फ्यूल्स है, इनसे कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होते हैं। और ये तमाम ग्रीन हाउस गैसेस जब एटमॉस्फेयर में खारिज हो रहे हैं तो धीरे धीरे से जो है टेम्परेचर में इजाफा होने लगा। तो इतना इजाफा हो गया है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के मुताबिक 2015-24 डिकेड, यानी 2015 to 2024 decade is to be the hottest in the past 175 years. तो आप सोचिए, गुज़िश्ता 175 साल में ये देखा गया कि सिर्फ ये 10 साल का जो पीरियड था, यानी 2015 से लेकर 2024 का जो पीरियड है, एक डिकेड, वो बहुत ही गर्म था, यानी बहुत हॉटेस्ट था। सो यहाँ मैं आपको वाजे कर दूं, 2015 to 2024 सेट टू बी द वार्मेस्ट डिकेड ऑन रिकॉर्ड। और एज पर WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेज अक्टूबर 2024 was 1.65 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यहां पर गौर करने वाली बात है, क्योंकि कई सारे क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द हुए, वहाँ पर यही कहा जाता था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ना नहीं है, लेकिन आज के तारीख में देखा गया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट अक्टूबर 2024 वाज 1.65 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। तो इसका मतलब 1.65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अब बढ़ गया है। अब आगे क्या होगा, बेहतर खुदा अल्लाह ताला ही जाने। तो सर, ऐसा लगता है कि हम लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जी रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम जो वेदर कंडीशंस वी लिव इन द एज ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, वी आर लिविंग इन द क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, एवरीथिंग इज इन एक्सट्रीम। जैसा बारिश की जब बात करते हैं हम, मुस्तकिल बारिश जो है 5 10 12 घंटे हो रही है, सैलाब में कन्वर्ट होती जा रही है। और अगरचे फर्ज किए ड्राउट की बात करेंगे आप, यानी खुश्क साली की बात करेंगे, सूखे की बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि जुलाई 30 2024 में बार्सिलोना स्पेन में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ड्राउट की हालात बहुत ज़्यादा हुई। और वाइल्ड फायर के बारे में तो आप रोज़ न्यूज़ सुनते आते हैं, शायद वाइल्ड फायर, जंगलात का जलना आप देख रहे हैं ना, अमेरिका में हो, अमेजॉन फॉरेस्ट में हो, ब्राज़ील में आप देखते हैं जंगलात का जलना, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स। ये जो वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट फायर जो हो रहे हैं, 1-2 दिन नहीं जल रहे, कई महीने तक चल रहे हैं, कई महीनों तक जल रहे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो क्या कहते हैं गैसेस जो खारिज हो रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी जो है एनवायरनमेंट में दाखिल हो रहे हैं। और वहाँ जितने भी फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और मैं तो कई पिक्चर्स ऐसे देखा हूँ कि जब
जो ये जंगलात जल रहे थे, वहां के एनिमल्स जो है ना दौड़कर घरों में पहुंच जाते। देखा मैंने भी देखा है ना, घरों में। ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी तो कई सारे कंगारूज जो है वो कैंगरूस और कई सारे एनिमल थे। सिटी में आ गए हैं, लोग जो है पनाह दे रहे हैं उनको। देखिए कैसी हालत हो गई है। तो ये तमाम चीजें जो है बड़े एक्सट्रीम्स में हो रहे हैं। अभी आप जैसा कि हीट वेव्स भी ले लीजिए, हीट वेव्स तो गुज़िश्ता साल आप प्रयागराज में देखें, और हीट वेव्स अगर वर्ल्ड लेवल में हम देखते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ हीट रिलेटेड डेथ्स नोटिस इन पैलेस्टाइन, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, ये तमाम में जो है ना कई सारे हीट डेथ्स को हम देखें। जी बिल्कुल सर। तो आप सही फरमाए हैं उबैद भाई। वी आर लिविंग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एवरीथिंग इज इन एक्सट्रीम। अभी जैसे शदीद गर्मी है, शदीद सर्दी, शदीद बारिश, खुश्क साली, सैलाब, तूफान, समुद्री तूफान, ये तमाम हो रहे हैं। लैंडस्लाइड्स के बारे में भी आप सुने होंगे, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। और एक नई खबर, एक टर्मिनोलॉजी आ गई आजकल, क्लाउड बस्ट। आप सुने होंगे क्लाउड बस्ट। अभी केरला में अभी हाल में क्लाउड बस्ट। हाँ बिल्कुल, क्लाउड बस्ट उत्तराखंड में अक्सर होता रहता है। उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा हुई है, हिमाचल प्रदेश में और भी ज्यादा हुई है। इस तरह से सर क्लाउड बस्ट के बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे। अभी वक्त हो चला गया छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर क्लाउड बस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. अपने आप को फतह करना सबसे बड़ी फतह है। अफलातून। आप वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी। There are no laws for the novel. There never have been, nor can there ever be. Doris Lesson. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में और खासकर हम बात करेंगे कोरल और कोरल लीव्स के बारे में। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब। सर आप क्लाउड बस्ट के बारे में बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं चाहूँगा कि उसको आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी हाँ। देखिए क्लाउड बस्ट को अगर हम उर्दू जबान में कहें तो बादल का फटना। जी है ना, क्लाउड बस्ट,
बादल का पट्टा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइन क्लाउड बर्स्ट को किस तरह से डिफाइन करे वो मैं बता रहा हूँ आपको। रेनफॉल एक्सीडिंग 100 मिलीमीटर इन एन आवर ओवर एन एरिया ऑफ 20 to 30 किलोमीटर, यानी 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर रेनफॉल 100 मिलीमीटर से ज़्यादा एक घंटे के वक्फे में जो है 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तो उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। और क्लाउड बस्ट जो है आमतौर पर पहाड़ी इलाके में देखें जी, जैसा आपने बताया कि शुरू में बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एरिया में बहुत सारे क्लाउड बस्ट को हम न्यूज़ तो कई सुने हैं कि अगर उत्तराखंड की बात करेंगे आप, देहरादून, चमोली और उत्तराकाशी में भी इस तरह के क्लाउड बस्ट देखने को मिले। और बल्कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, मंडी, कुल्लू और शिमला में भी क्लाउड बस्ट। देखिए उबैद भाई, ऐसा लगता है क्लाउड बस्ट में जो है ऐसा लगता है कि पानी कोई उड़ल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर रेन नहीं है। रेन का गिरना एक अलग अंदाज होता है लेकिन ये क्लाउड बस्ट का ऐसा लग रहा है तेजी से बारिश हो, मतलब पानी जो है जैसा कोई ऊपर से बकेट से डाल दे रहा, अच्छा, यानी उंडल दे रहा। तो इस तरह से होता है और ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो माउंटेन एरियाज में ये जी। अक्सर क्लाउड बस्ट के बारे में तो आपने बताया कि आखिर ये क्लाउड बस्ट अच्छा होते क्यों हैं और कहाँ वाक़ होते हैं जनरली इस तरह के क्लाउड? हाँ, ये क्लाउड बस्ट जनरली वही बता रहा हूँ कि प्लेन एरियाज में नहीं होते हैं। ये क्या कहते हैं पहाड़ी इलाके में होते हैं, जैसे कि हिमालयन रीजन्स हो, आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एरिया भी है, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वार्म एयर व्हेन असेंड्स द माउंटेन स्लोप, जब ऊपर की तरफ वार्म एयर जब हरकत करने लगती है तो ये एक्सपैंड होती है, यानी कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड पे। और वेन एवर एयर एक्सपैंड्स एंड कूल्स, the air releases moisture in the form of water. तो ये एयर जो है ना, ये मॉइस्चर को जो है प्रिसिपिटेशन की शक्ल में, वाटर की शक्ल में खारिज करती है। इसीलिए जो है ना ये हमें देखने को मिलता है क्या कहते हैं पानी जो है बहुत तेज़ी से आसमान से जो है हमें गिरने लगता है। जी। और साहब, अर्थ इज अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, बेशक आपने सही बताया कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मीन्स ह्यूमन फैक्टर जी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन, बस हजरत आदम की औलाद है, इंसानी है, इंसानी तो जिम्मेदार है इसके लिए। और टुडे व्हेन अर्थ इज अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस मींस इट इज ऑल ड्यू टू ह्यूमंस ओनली। आई कैन गारंटी यू इट इज ऑल ड्यू टू ह्यूमंस ओनली। ओके, नॉट प्रेजेंट जनरेशन इज रेस्पॉन्सिबल। अभी प्रेजेंट जनरेशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज। आई थिंक जनरेशन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। जनरेशन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल। अब आपके जहन में सवाल उठता होगा कि भाई जनरेशन एक्स क्या है? हाँ, मैं कहूँगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए जनरेशन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल। देखिए जनरेशन एक्स, देखिए ऐसा है, ह्यूमन जनरेशन को एक मखसूस पीरियड में तकसीम किया गया है। मिसाल के तौर पे 1965 to 1980 इज कॉल्ड एक्स जनरेशन, यानी जो 1965-1980 के दरमियान पैदा हुआ है। आप कब पैदा हुए थे? मैं 80s में पैदा हुए, तो इसका मतलब आप एक्स जनरेशन मेंबर हैं। तो गौर से सुन लीजिए, 1965-1980 के दरमियान जो पैदा हुए हैं उनको एक्स जनरेशन कहेंगे, और 1981-1996 के दरमियान जो पैदा हुए हैं मिलीनियल्स कहते हैं। अच्छा। और 1996 के बाद जो पैदा हुए हैं जेड जनरेशन कहते हैं, जूमर जनरेशन। अच्छा। और एक और है, मैं बताऊंगा कि 2010 और 24 यानी रीसेंट। अच्छा। आप कह सकते हैं या हमारे बच्चे कह सकते हैं आप, या और अर्ली। मैं तो एज रू, शायद आप तो कम एज के हैं। 2010 और 24 के दरमियान जो पैदा हुए हैं उनको अल्फा जनरेशन कहते हैं। अच्छा, अल्फा जनरेशन। तो अभी जो नस्ल है, यानी ये जो नस्ल है अल्फा जनरेशन नस्ल है। अल्फा जनरेशन यानी जैसा हम लोग सुने हो, आप भी सुने होंगे, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून कहते हैं, यू बॉर्न विथ गोल्डन स्पून कहा जाता है ना। लेकिन अल्फा जनरेशन पीपल दे बॉर्न विथ लैपटॉप, दे बॉर्न विथ
artificial intelligence. Yes. They born with what you call new mobiles, smartphones. यानी ये लोग जो है ना, ये डायरेक्टली जो है ना बहुत जल्दी एक्सपोजर हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से। यहाँ पैदा हुए और टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर हो रहे हैं। देखिए ये लोगों का कोई कसूर नहीं है, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है क्लाइमेट चेंज में। सिर्फ कसूर है तो किसका है? एक्स जनरेशन का है। ये बेचारे क्या है, लेकिन इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ेगा इनको। यानी तब्दीलियां जो क्लाइमेट में हो रही है, ये तमाम को जो है इनको देखना पड़ेगा। सर, अगर अर्थ के हेल्थ पर असर होता है तो हमें किस तरह की अलामतें देखने को मिल सकती हैं? हाँ, देखिए सिम्टम्स, अलामत मतलब सिम्टम्स हैं। जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी बुखार आया, कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है? सिम्टम्स देखता है पहले। आपको पूछता है भाई खांसी हो रही है क्या, गले में दर्द है क्या, सर्दी है, बुखार आ रही है क्या। इसका मतलब ये ऑल दीज आर सिम्टम्स, अलामत के बुनियाद पे वो दवाई देता है। यहाँ पर भी ऐसा है, अर्थ पे जो है कुछ ऐसे अलामत नजर आते हैं, सिम्टम्स नजर आते हैं। मतलब 34 की वाइटल साइंस ऑफ द प्लैनेट्स आर देयर। टोटल क्या है? 34 वाइटल साइंस आर देयर प्लैनेट के। मतलब साइन मतलब अलामत है, विच आर कॉल्ड प्लैनेटरी वाइटल साइंस। ओके। अब आपने शुरू में बताया कि बर्फीले तोदों का पिघलना, ये पिघल रहा है या नहीं? पिघल रहा है। और फॉरेस्ट फायर्स हो रहे ना, हो रहे। और आबादी का बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा, तो ये भी हो रहा। और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होना ये भी हो रहा। लाइफ स्टॉक की आबादी बढ़ना, यानी लाइफ स्टॉक जो मवेशियों का जो है नंबर बढ़ना, आबादी, ताकि उससे मवेशियों से, जानवरों से मीथेन गैस जो उसके जो फुसलात होते हैं ना, उससे मीथेन गैस, एसिड उसका मेन वजह है। बिल्कुल। ये तमाम, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये तमाम साइन अलामत आपको देखने को मिल रहे। तो टोटल कितने हैं? 34 वाइटल साइंस आर देयर। उसमें 34 में से ऑलरेडी 22 तो नजर आ रहे। तो देखिए कितनी तेजी से 34 में 22 वाइटल साइंस तो ऑलरेडी नजर आ रहे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अर्थ पे किस तरह का असर हो रहा है। दोस्तों, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज पर। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानो 90.0 FM का नेचर शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानो 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर तिलोक चंद महरूम से। तिलोक चंद महरूम का जन्म 1887 में पंजाब के इलाके होशियारपुर में हुआ। वो उर्दू के उन नुमाया शुअरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसानियत, कौमी यकजहती, मोहब्बत और अखलाकी कदरों का पैगाम दिया। महरूम साहब की शख्सियत उर्दू अदब में एक ऐसे शायर की है जिनके कलाम में जज्बात की नरमी और फिक्र की पुख्तगी दोनों साथ साथ नजर आती हैं। तिलोक चंद महरूम की शायरी में मोहब्बत, फितरत, इंसानी रवादारी और हुब्बे वतन की जज्बात का खूबसूरत इजहार मिलता है। उनका अंदाज़े बयां सादा, शगुफ्ता और दिल नशीन था। वो उन शुअरा में से थी जिन्होंने उर्दू ज़बान को तहजीबी हमाहंगी और कौमी यकजहती का जरिया बनाया। आइए उनके चंद दिलावीज़ अशार सुनते हैं। ए हम नफस न पूछ जवानी का माजरा, मौजी नसीम थी इधर आई उधर गई। और एक और खूबसूरत शेर मुलाहिजा हो, नज़र उठा दिली नादां ये जुस्तजू क्या है, उसी का जलवा तो है और रूबरू क्या है।
तिलोकचंद महरूम का कलाम मोहब्बत, अमन और इंसानी कदरों की दावत देता है। उनकी शायरी में ना कोई तकल्लुफ है और ना ही पेचीदा बयानी, बल्कि एक ऐसी सदाकत है जो सीधा दिल तक पहुंचती है। उर्दू अदब की तारीख में तिलोकचंद महरूम का नाम एक ऐसे शायर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कलाम के जरिए इंसानियत और भाईचारे की शमा रोशन रखी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नुमाइंदा अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। अर्थ टॉक में आज हम बात कर रहे हैं कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में। सर, इन दिस रैपिडली वार्मिंग प्लैनेट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट वार्म वाटर कोरल्स एंड कोरल रीफ्स आर द फर्स्ट मेजर इकोसिस्टम व्हिच इज बीइंग कोलैप्स्ड। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए उबैद भाई, कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं। जैसे कि हम गुज़िश्ता जो सवाल का कंटिन्यूटी करना चाह रहा हूँ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हो रही है। हाँ जी। तो क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज इज ऑल अबाउट लूजिंग ऑफ स्पीशीज। क्लाइमेट चेंज इज ऑल अबाउट losing our economy. Yes. Climate change is all about organism death, soil microorganism death. तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये जो है सिर्फ क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर में इजाफा नहीं है। हमारे जितने भी स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ये रोज ब रोज जो है दिन ब दिन जो है खत्म होते जा रहे हैं। कई हजारों स्पीशीज खत्म हो रहे हैं। आप बचपन में देखे होंगे हाउस स्पैरो। हाँ, नहीं दिखते आजकल। नहीं दिख रहे ना, चिड़िया नहीं दिख रहे। क्या कौवे को देख रहे हैं आप? बहुत कम, बहुत ब्लैक कम। स्पैरो नहीं दिख रहा, नहीं दिखते। कौवा नहीं दिख रहा। तितलियां दिख रही हैं क्या? बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गई हैं। मधुमक्खियां कम हो गए हैं, तितलियां कम हो गए हैं। यानी ये घर में जो रहने वाले जो छोटे छोटे जो स्पैरोस हैं, ये भी खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि एक क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी जो रिहायशी जगह है, हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से इनकी आबादी खत्म होते जा रही है। जी जी। मैं तो अक्सर जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त यही कहता हूँ कि बेटा, ये जो आप आज हॉर्स को देख रहे हैं, घोड़े को देख रहे हैं, बाज लोग जो है घोड़े गधे को देखे भी नहीं होंगे। अब तो मैं तो कहता हूँ हम तो ऐस गधे को देखे हैं, लेकिन घोड़े टांगा गाड़ी में तो बैठ के गए हम लोग। जी बिल्कुल गए, है ना, आप भी गए होंगे। तो घोड़ा जो है आजकल, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, स्पीशीज इस तरह से डिसइंटीग्रेट यानी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ये घोड़ा भी जो है अगले 50-100 साल के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगा। घोड़े को देखने के लिए आपको चिड़ियाघर में या जू में जाने पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। रोसा, मैं चाहूँगा जो हमारे सामईन हैं उनको आप ये बताएं कि ये कोरल होता क्या है, और ये कोरल जो होते हैं ये एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं, इसके बारे में बताएं। जी जी, ये एनिमल्स होते हैं। जी जी जी। हाँ, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अदना किस्म के एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जी जी जी। ये पानी में रहने वाले यानी समंदर में अक्सर रहते हैं, कोरल्स। और एक कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, ये हमेशा समंदर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटी इसकी जिसामत होती है। और ये कोरल क्या करते हैं, अपने जिस्म से जो है कैल्शियम कार्बोनेट को खारिज करते हैं। अच्छा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब खारिज करते हैं, ये जिस्म के ऊपर एक गिलाफ की तरह बन जाएगा और बहुत हार्ड स्केलेटन में तब्दील हो जाएगा। जब ये मुलायम या नर्म सी साख्त जो कोरल पॉलिप जब
हार्ड स्केलेटल में तब्दील होता है तो इसको रीफ कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। अच्छा। यानी कोरल ही कोरल रीफ में तब्दील हो जाता, हार्ड स्केलेटन। ये आप भी देखे होंगे समंदर के किनारे। समंदर तो दूर की बात, अपन समंदर में जाकर अंदर तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप देखे होंगे समंदर के पास लोग अक्सर निकाल के उसको रखते हैं बाहर, मार्केट में बेचते हैं। घरों में अगर एक्वेरियम है तो एक्वेरियम में भी आप रखे होंगे, देखते हैं जी। हार्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, मतलब जैसे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। और ये कोरल्स जो है ना बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत। कई तरह कलर के होते हैं, कई तरह के कलर के होते हैं। अब ये कलर की भी खासियत क्या है, ये कोरल्स क्या है कि 20% मैराइन एनिमल्स को रहने की जगह देते हैं। अच्छा। देखिए कोरल्स कई हजारों किलोमीटर तक समंदर में, ट्रॉपिकल रीजन में है। 3-3 हजार किलोमीटर तक फैले हुए हैं कोरल और कोरल रीफ्स। अच्छा। ये कोरल के अंदर होता क्या है एक्चुअली, इसकी जो साख्त जो होती है, इसका जो रंग होता है सफेद होता है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर आल्गे रहने की वजह से, आल्गे मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। आल्गे जब कोरल के अंदर जब रहते हैं तो कोरल जो है मुख्तलिफ रंगों के हो जाते हैं। जब टेम्परेचर जब बढ़ रहा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि आल्गे की आबादी, आल्गे खत्म हो जा रहे हैं, तो तब जो है आल्गे इसके अंदर से जब निकल जाएंगे कोरल से तो कोरल सफेद होने लगेंगे। तो सर ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है जी हाँ, उससे कोरल रीफ्स पे किस तरह के जो है असर हो रहा है, उसके किस तरह से उनको नुकसान हो सकता है? कोरल देखिए ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल रीफ्स जो हैं, कई मैंने बताया है कि हजारों किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड में जो है ग्रेट बैरियर रीफ नाम से बहुत बड़ा रीफ है, कोरल रीफ है। कई हजारों किलोमीटर तक है समंदर के निचले इलाके में, मतलब बहुत नीचे भी नहीं रहते हैं, मतलब साहिल इलाके में रहते हैं समझ लो अक्सर। और ये ऑस्ट्रेलिया में है और इस पर भी बहुत ज्यादा असर हुआ है, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर के इजाफे की वजह से। यानी कोरल रीफ खत्म होने की वजह जो है 2-3 मैं बता सकता हूँ। एक क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी टेम्परेचर में इजाफा, दूसरा पोल्यूशन की वजह से, और तीसरा ओवर फिशिंग। यानी जहां पर कोरल रीफ्स रहते हैं वहां फिशेस होते हैं, तो ओवर फिशिंग जब करेंगे तो यानी एक मतलब एक फिशिंग मेथडोलॉजी, एक सही तरीके से डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथडोलॉजी अगर होती तो इसको नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसकी अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है? देखिए कोरल रीफ्स में वही आपको बताया कि शुरू में ही बता दिया कि कोरल जो है समंदर में रहने वाले 20% मैराइन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। आप सोचिए 20% मैराइन लाइफ को कोरल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोरल्स खत्म हो जाएंगे तो मैराइन लाइफ भी खत्म हो जाएगी, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। उससे एसोसिएटेड आल्गे हैं, उससे एसोसिएटेड फंजाई हैं, ये तमाम खत्म हो जाएंगी। और टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा वो एक एक्सकर्शन स्पॉट है। और सबसे बड़ी अहमियत एक और है, जैसा कि आप अहमियत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये साहिली इलाके में जो है जब फ्लड्स और स्टॉर्म्स आते हैं ना, ये रोकते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोरल रीफ्स जो होते हैं ये फ्लड्स तक रोकते हैं, फ्लड्स और स्टॉर्म्स को रोकते हैं। इसकी इसलिए बहुत बड़ी अहमियत। सुनामी वगैरह कुछ हद तक जो है 100% रोकने का काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, कोरल रीफ को खतरा सबसे ज्यादा किससे है? कोरल रीफ से अभी जैसा मैंने बताया कि कोरल रीफ को सबसे बड़ा खतरा जो है क्लाइमेट चेंज, यानी टेम्परेचर का इजाफा। टेम्परेचर में थोड़ा सा भी इजाफा, अगर देखिए ऐसा है उबैद भाई, जब टेम्परेचर में हमें नहीं लगता है, टेम्परेचर में 1 डिग्री तो बहुत दूर की बात है। 0.123 पिछले प्रोग्राम में आपने इसके बारे में जिक्र भी किया था। जी हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में इजाफा पानी में आ गया, कई हजारों स्पीशीज की डेथ हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से कोरल रीफ की जो है डेथ होती जा रही है, खत्म होते जा रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से भी, और जैसा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशिंग की वजह से भी ये इसकी आबादी दरअसल खत्म होती है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी कोरल और कोरल रीफ्स के हवाले से आपने दी। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में, वक्त हो चला है प्रोग्राम को ख़त्म करने का, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आपको एक मैसेज जो आप दें, जो हमारे जो सुनने वाले उनको तक पहुँचे और इसका थोड़ा असर हो कि इसको किस तरह से जो है महफूज किया जा सके। जी देखिए, आखिर में आपके व्यूअर्स को और सामाइन को एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि ज़मीन की दर्जा हरारत में इजाफा की वजह से इंसानों के वजूद के लिए खतरा हो सकता है।
जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा होने की वजह से ह्यूमन पे भी जो है ना इफेक्ट हो सकता है। जी जी, जब 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ा, जिसकी वजह से जो आप कुदरती आफात जो देखे हैं, मैंने आपको जिक्र किया कई सारे कैटास्ट्रोफ्स जो देखे, अगर फर्ज कीजिए 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए। बहुत ज्यादा है सर। 90, मैं तो कहूंगा कि अगर 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता तो हिमालय के तकरीबन 90% इलाकों को साल भर खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उसके पास जितने भी इलाके हैं उधर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। जी जी जी। और हाल में अभी आपने ये भी बताया कि बर्फीले तोदे पिघल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चादरें हैं, बर्फीले चादरें तोदे पिघल रहे हैं, पानी का सतह जो है समंदर में बढ़ रहा है और साहिली इलाके डूबते जा रहे हैं। तो और अगर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज को हम काबू नहीं कर पाए, यानी टेम्परेचर को काबू नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर दाने दाने का मोहताज हो सकता है इंसान। और जी इंसान के वजूद को भी खतरा है इससे। इंसान के वजूद, अब तो खतरा तो है जानवरों के लिए है। हम अभी तक जो है ना एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम पर नुकसान नहीं हो रहा है। हम पर नुकसान हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। इनडायरेक्टली नुकसान मतलब बीमारियां आ रहे हैं, नई बीमारियां आ रहे हैं, इकोनॉमी लॉस हो रही है हमारी, हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी डेवलपमेंट खतरे में है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत से मवेशी मखलूक़ात और जानवरों का वजूद भी जो है ख़तरे में पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं अभी शुरू में भी मैंने ये बताया कि ये जो हज़रत आदम के औलाद हैं, जो इंसान हैं, इंसान को ये पता रहना है, हर इंसान को, हर आदमी को पता रहना है कि किस तरह से हम मतलब मिलजुल के इस मुद्दे को जो है बड़ी संजीदगी के साथ सोचना है, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये कम्युनिटी का काम है, सबका काम है। एक रॉबर्ट स्वैन या कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उसने कोट किया है, मैं आपको उसका जो कोटेशन है मैं कोट कर रहा हूँ। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। देखिए क्या कह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। समवन एल्स, व्हाई समवन एल्स विल सेव इट? इट इज आवर ड्यूटी। यस सर। So it is our duty. Everyone should come forward. Let us all join hands together to save our mother planet, Mother Earth planet. जी सर। Okay. So मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि remember there is no another planet B. बिल्कुल सही कहा। कोई और दूसरा प्लैनेट नहीं है। यही है हमारा प्लैनेट सर्वाइवर के लिए, जहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। बिल्कुल। ओके, सो देयर इज नो अनदर प्लैनेट लाइक बी। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल ही जो है उस पर गौर करने की ज़रूरत है हमें, और इस अर्थ को किस तरह से हमें महफूज रखना चाहिए, इस पर बहुत ही संजीदगी के साथ जो है हमें सोचना चाहिए, और कम से कम जो है पोल्यूशन हो इसके लिए हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस शो में आए और इतनी अच्छी जानकारी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, प्लानट अर्थ के हवाले से और कोरल के हवाले से आपने दी इस शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका भी, बेहद शुक्रिया। दोस्तों, अर्थ टॉक के इस एपिसोड में अब वक्त हो चला है प्रोग्राम को ख़त्म करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले शो में। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। You are listening to Earth Talks on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।